तो आज के लेसन हम लोग देखने जा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट में हुआ क्या था। तो देखो गाइस, 1857 का जो रिवोल्ट है ना, इसमें क्या क्या हुआ था, इसे जानने के पहले बेहतर होगा हम लोग जान ले कि क्यों हुआ था, यानी काउच क्या था, रीजन क्या था। ठीक है, तो देखते हैं इसके रीजन को सबसे पहले। हाँ, तो देखते हैं इसके रीजन को सबसे पहले। तो जो सबसे पहला रीजन हमें यहां पर दिखता है वो है पॉलिटिकल रीजन, यानी राजनीतिक कारण। क्या है भाई पॉलिटिकल रीजन में? तो याद करो, पिछले क्लास में हमने देखा था वेलेस्ली एक व्यवस्था लेके आया था। वेलेस्ली एक व्यवस्था लाया था, इसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस। अब ये क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि। सहायक संधि में क्या था, जैसे कोई राजा है, जब भी इसका युद्ध होता है अंग्रेजों से मदद मांगे, अंग्रेज मदद भी करते हैं, इसी का फायदा उठाएं अंग्रेज। बोले देखो साहब, आपका युद्ध होता है, हम लोग तो मदद करने आ जाते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाता है। होता है क्या, आपके जो लोग हैं, आपके जो सिपाही हैं, वो पहनते हैं धोती, हमारे वाले पहनते हैं पतलून। अब युद्ध के मैदान में आपके सिपाही धोती संभालेंगे, इज्जत बचाएंगे, या बंदूक संभालेंगे, जान बचाएंगे। तो बेहतर आप अपने सिपाहियों को हटा दो और हमसे आर्मी ले लो किराए में, बदले में इसका जो भी खर्चा आप पे कर देना हमें। दूसरा, आपको क्या करना होगा, एक कैंटोनमेंट देना होगा, कैंट छावनी, जहां पर ये लोग रहेंगे। मेरा एक ऑफिसर आपके कोर्ट में रहेगा। नेक्स्ट, आप किसी भी यूरोपियन पावर से किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बना सकते, आपका एक्सटर्नल अफेयर हमारे हाथ में रहेगा। तो अंग्रेज भी बोले भाई बढ़िया है, टेंशन फ्री रहेंगे। सॉरी, भारतीय भी लोग भी बोले, भारतीय राजा भी बोले कि बढ़िया है, टेंशन फ्री रहेंगे, बस पैसा तो देना है, बदले में सिक्योरिटी तो मिल रहा है, दे एग्री कर गए। यही तो गेम हो गया। अंग्रेज हमारे राजाओं के यानी हमारे खर्चे पर अपनी सेना खड़ा करने लगे, और जो इस राजा का सेना था, यानी जो लोकल ट्रेडिशनल आर्मी थे, वो बेरोजगार हो गए। एक कारण। दूसरा पॉलिटिकल कारण है डलहौजी। डलहौजी एक व्यवस्था लेके आया जिसे हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यागपत नीति। इसमें क्या था, डलहौजी बोला अगर कोई राजा है, उसका अपना ब्लड चाइल्ड हुआ तब तो ठीक है, उसे वो उत्तराधिकारी बना सकता है। लेकिन अगर ब्लड चाइल्ड नहीं हुआ तो अपने अडॉप्टेड चाइल्ड को वो अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी नहीं बना पाएगा। देखो, जस्ट एक मिनट, उल्टा हो गया। हाँ एक मिनट रुकिएगा। डलहौजी के अनुसार ब्लड चाइल्ड को राजा तो बना सकता था, अडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं बना सकता था। तो यहां पर देख सकते हो कि ये जो व्यवस्था है, ऐसे में बहुत सारे राजा रजवाड़ों का सत्ता छीना जाने लगा, और चूंकि वो पहले ही सब्सिडरी अलायंस कर रखे थे, तो अपनी आर्मी भी नहीं थी ये बगावत कर पाए। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या किया था कि इधर ही बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल बादशाह थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर दिए। तो बहुत सारे लोगों को आहत हो गया, क्योंकि कितना भी था तो मुगलों का काफी वैल्यू था समाज में। ये तो हुआ पॉलिटिकल कारण। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव कारण को समझो। देखो, राजनीतिक कारण, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या है कि किसी भी भारतीय को एडमिनिस्ट्रेशन में आने का अलाउ नहीं था। इंडियंस आर नॉट अलाउड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो पार्शलिटी हो रहा था, तकलीफ तो होगा ही। सारे अंग्रेज ही हायर पोस्ट में होते थे। दूसरा, यहां पर जो भारतीयों को नौकरी मिलता भी था तो उसे बहुत कम पेमेंट दिया जाता था, यानी पे लेस, कम पेमेंट मिलता था। नेक्स्ट बोल सकते हैं, जो भी इंडियन जज होते थे, उन्हें किसी भी अंग्रेज के खिलाफ सजा सुनाने का अधिकार नहीं था। तो ये सब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कारण। और 18वीं सेंचुरी का फेमाइन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फेमाइन, अकाल, इसमें अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया इस फेमाइन में। नेक्स्ट कारण हम लोग यहां पर देखते हैं, जो
समाज में बहुत अधिक, यानी बहुत बड़ा कारण कह सकते हो इस रिवोल्ट का, वो है सोशल रिलीजियस कारण। इसमें क्या था कि अंग्रेज यहां पे व्यवस्था क्या लेते हैं। सबसे पहले यह स्टार्ट हुआ 1813 से। अंग्रेज बोले कि भारत में क्रिश्चियनिटी धर्म फैलाओ। ये चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उसी में बोला गया क्रिश्चियन धर्म फैलाओ। क्यों बोले भारतीय लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाएंगे तो हमारे तरह जीवन जीना चाहेंगे, हमारे तरह कपड़ा पहनना खाना पीना चाहेंगे, और हमारे तरह हमारा कॉपी करने के चक्कर में हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो अपना इकोनॉमी बढ़ेगा। अंग्रेज इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिश्चियन धर्म लाए। तो क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले के साथ वो लोग तो अपना ले, लेकिन भारतीय समाज क्या करती थी, जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि ये तो धर्म ही परिवर्तन करवा रहे थे ना, तो समाज के लोग उसे समाज से, जाति से, बिरादरी से निकाल देते थे और खुद के उसके माँ बाप उसे संपत्ति से बेदखल कर देते थे। तो इसके जवाब में अंग्रेजों ने 1850 में लेके आया क्या, लेक्स लॉकी एक्ट। ये लेक्स लॉकी एक्ट क्या था कि अंग्रेज किसी को भी संपत्ति से बेदखल, माँ बाप अपनी संपत्ति से किसी को भी बेदखल नहीं कर सकते अगर वो क्रिश्चियन धर्म अपनाया है तो। यानी जबरन अब उसे समाज में से बेदखल करने से रोका जाने लगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म अपनाया, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना पाए धर्म। फिर अंग्रेजों ने व्यवस्था क्या दिया यहाँ पर, ये समाज के सुधार के लिए था। ये जो नया व्यवस्था था 1856 में आया। इसमें अंग्रेज बोले कि सती प्रथा बंद करो तो पहले, दूसरा दास प्रथा यानी स्लेव सिस्टम बंद करो, फिर मेल सेक्रीफाइस बंद करो, ये तीनों बंद करवा दिए, और विडो रीमैरिज शुरू करवा दिए। और लेकिन भारतीय विरोध कर दिए, बोले कि नहीं, अगर सती नहीं करेंगे तो वंश का कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इस कारण से लोग विरोध करने लगे थे, बोलने लगे ये अंग्रेज तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा अंग्रेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए वेस्टर्न एजुकेशन, ताकि यहाँ के लोग अंग्रेजी शिक्षा पढ़ें, अंग्रेजों को कॉपी करें और उनके प्रोडक्ट को खरीदें, उनका साथ दें। दूसरा मंदिर और मस्जिद, इन दोनों पर टैक्स लागू कर दिया गया, जो कि नहीं होता था, तो और लोग विरोध करने लगे थे। ये सब रिलीजियस कारण था। कहते ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, वही अंग्रेजों के साथ हो रहा था। अब है इकोनॉमिक कारण। इकोनॉमिक कारण का अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजों के बारे में याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोग समझे भी थे, देखे भी थे। अंग्रेज लेके आए थे जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। अंग्रेज लेके आए थे रैयतवाड़ी, अंग्रेज लेके आए थे माहलवाड़ी। देखो ये सब सिस्टम तो अंग्रेज लेते आए, लेकिन इन तीनों से हम भारतीयों को नुकसान हुआ। जमींदारी में किसानों को नुकसान, रैयतवाड़ी में जमींदारों को भी नुकसान और किसानों को इसलिए नुकसान क्योंकि यहाँ पर टैक्स का रेट बहुत अधिक था, 50%। माहलवाड़ी में भी किसानों और जमींदारों दोनों को नुकसान, क्योंकि मुखिया को पावर मिली है। उसके अलावा अंग्रेजों के प्रोडक्ट की वजह से हमारे इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हस्तशिल्प उद्योग, वो पूरा खत्म हो गया। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस ठप पड़ गया। तो ये इकोनॉमिक कारण हुआ। फिर आता है मिलिट्री कारण। मिलिट्री कारण में क्या था कि देखो, पहले तो अंग्रेजों ने जो सब्सिडरी लाइन्स किया तो बहुत सारे भारतीय सेना बेरोजगार हो गए, और जो भारतीय सेना अंग्रेजों में के सेना में थे तो उनका हाल कुछ ऐसा था कि इंडियन आर्मी इज टू इंग्लिश आर्मी का अगर हम लोग रेशियो देखें, इंग्लिश आर्मी तो रेशियो में मिलता था 5:1 का, यानी 5 भारतीय सेना सिपाही पर 1 अंग्रेजी सिपाही। और उसके बावजूद हमें ना ही प्रमोशन, ना ही सैलरी अधिक, ना ही कोई ऊंचा पोस्ट, लेकिन अंग्रेजों को सब। तो सिपाहियों के मन में अब अंग्रेजों के प्रति नफरत होने लगा था, जिस सिपाही के दम पर अंग्रेज खड़ा हुए थे यहाँ पर। दूसरा, अंग्रेज यहां पर लेते आए 1856 में जनरल सर्विस रिक्रूटमेंट एक्ट।
देखो ये जनरल सर्विस रिक्रूटमेंट एक्ट क्या है 1856 का, इसमें क्या था कि अभी तक क्या होता था ना कि रेजिमेंट जो बनता था वो जाति के आधार पर बनता था। अंग्रेजी सिपाही बोले कि ना हर रेजिमेंट में कोई भी आ सकता है, मतलब अब जनरल रिक्रूटमेंट होगा। पहले ब्राह्मणों को अलग रिक्रूट किया जाता था, उनका अलग बटालियन, शूद्रों को अलग, उनका अलग बटालियन। अब बोल दिया गया दोनों को साथ में रखा जाएगा। तो ब्राह्मण संप्रदाय के बहुत सारे लोग बोलने लगे, ब्राह्मण जाति के लोग, कि हम कैसे शूद्रों के साथ रह सकते हैं, उनके साथ खा पी सकते हैं। उनके मन में अब अंग्रेजों के खिलाफ नफरत आने लगा। दूसरा, अंग्रेज सिपाहियों को लेके जाते थे समुद्री यात्रा में दूर दूर तक, और भारतीय ऐसा प्रथा रहा भारत में कि समुद्री यात्रा करना गलत है, पाप है। क्योंकि लोग मानते थे कि जब लोग समुद्री यात्रा करते हैं तो कुछ रास्ते में नहीं मिलता खाने के लिए, तो जो मन से वो खा लेते हैं जिंदा रहने के लिए, और वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जो भी लोग सेना में होते थे उन्हें समाज जो होता था वो जाति बिरादरी से निकाल देता था। उनको वैल्यू नहीं मिलता था सोसाइटी में, जैसे आज मिलता वैसे नहीं था। तो सवाल है कि भारतीय लोग सेना में क्यों ज्वाइन हो रहे थे? कारण था टैक्स फ्री एग्रीकल्चर के लिए। रूल ये था कि जो भी व्यक्ति सिपाही होगा वो खेती बाड़ी करेगा तो उसे टैक्स नहीं लगेगा। तो अंग्रेज इसको भी बंद कर दिए। तो भारतीय सिपाही बोलने लगे, भाई जिस चीज के चक्कर में हम लोग अपना धर्म भ्रष्ट करवाए, समाज और बिरादरी से निकाल दिया गया, वही चीज आप हमसे छीन लिए। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट आ गया, जिसमें पहले तो पोस्टल सर्विस फ्री था भारतीय सिपाहियों के लिए, अब उस पर भी चार्ज किया जाने लगा। अल्टीमेटली सारे लोग विरोध में आना शुरू कर दिए थे। अभी मन बना ही रहे थे विरोध का कि आग में घी डालने का काम हो गया। इमीडिएट काउच, इमीडिएट रीजन। हुआ क्या? तो इनफील्ड राइफल, इसका पूरा श्रेय जाता है न्यू इनफील्ड राइफल को। इस इनफील्ड राइफल में क्या था, जैसे कि ये मान लो कारतूस है, जिसको कार्टेज बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, जस्ट एक मिनट। हाँ, ये है आपका कार्टेज, ठीक है। कुछ ऐसा होता था कार्टेज, यहां पर नीचे में बुलेट लगा होता था। इसे मैं येलो कर देता हूं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हाँ अब ठीक है। ये नीचे में बुलेट लगा रहता था, ठीक है, ये बुलेट है समझ लो। और क्या होता था कि इस बंदूक में ये जो खाली पोर्शन हमें दिख रहा है, इस खाली पोर्शन में रहता था बारूद। जस्ट एक मिनट, एक मिनट हो जाइएगा। हाँ, खाली पोर्शन में रहता था बारूद, पूरा बारूद। और ऊपर में जो ऊपर वाला पोर्शन है, एक मिनट रुक जाइएगा, कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ, ऊपर वाले पोर्शन में इस तरीके से यहाँ पे लगा होता था एक रबड़। पहले क्या करना होता था कि आपको इस रबड़ को दांत से छिल के हटाना होता था। उसके बाद बंदूक के नली में इस बारूद को डालना होता था। उस बारूद डालने के बाद डंडे से उसे टाइट करके यहाँ पर एक वो बुलेट डालना होता था और फायरिंग करना होता था। ट्रिगर दबाते ही स्पार्क होता था, जो पीछे बारूद है, बारूद में आग लगता था, विस्फोट हो जाता था, और विस्फोट की वजह से इस नली से गोली निकलता था बाहर की तरफ। एक पता चला कि ये जो कार्टेज में ऊपर में कॉर्क है, ये कुछ और नहीं, गाय और सुअर की चर्बी। बस जनता भड़क गई, यानी सिपाही भड़क गए। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम, गलत चीज। तो इस वजह से लोग उखड़ गए। और कहानी यहाँ पर रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे जो कि 34th बैरकपुर रेजिमेंट के सिपाही थे, बैरकपुर रेजिमेंट के सिपाही थे, ये गए अपने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट से पूछते हैं कि साहब वो जो बंदूक है नया वाला इनफील्ड राइफल,
उसे कार्टेज में चर्बी जो लगा वो गाय सुअर का चर्बी है क्या? तो ये सब दोनों साहब बोल दिए हाँ बिल्कुल गाय सुअर का चर्बी है। बस अब क्या था, मंगल पांडे बंदूक उठाए, ठोक दी ये गोली दोनों को वहीं पर, दोनों के दोनों वहीं मर गए। और इस कारण से जैसा कि एनसीईआरटी की किताब होती है कि 29 मार्च को ही उसी डेट दिन मंगल पांडे को बैरकपुर रेजिमेंट में फांसी दे दिया गया। लेकिन ज्यादातर किताबें बोलती है कि नहीं, 8 अप्रैल को हुआ, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आए तो इसे क्लिक करना, क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा है तो ऑथेंटिक होने का चांस है। देखिए, और इसके बाद ये खबर धीरे धीरे 10 मई 1857 तक पहुंच गया मेरठ। ये रेजिमेंट, ये बैरकपुर रेजिमेंट में पूरा कांड हुआ था और ये खबर पहुंच गया मेरठ। मेरठ के सिपाही विरोध कर दिए, पूरा हंगामा कर दिए, सारे अंग्रेजी अधिकारी को वहीं पर मार दिए। और मार करके सभी चले आए कहाँ, मेरठ से दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचते हैं सब 11 मई को। 11 मई को पहुंचे, बहादुर शाह जफर को पकड़े हैं, बोले कि साहब हमारे इस रिवोल्ट में लीडर बन जाओ, हम लोग अंग्रेज को खत्म कर देंगे, पूरा सत्ता आपके हाथ में आ जाएगा। बहादुर शाह जफर बोले कि देखो बाबू, बुढ़ा गया हूँ, उम्र तो रहा नहीं युद्ध लड़ने का, छोड़ दो मुझे। भारतीय सिपाही बोले साहब या तो बन जाओ लीडर वरना ठोक दिए जाओगे। तो ये भी मजबूरन एग्री कर गए और लीडर बन गए। तो इस तरह से रिवोल्ट शुरू हुआ और चारों तरफ फैलने लगा। तो इसमें हमें मेनली क्या याद रखना है कि रिवोल्ट का प्लेस क्या था, यानी सेंटर क्या था। जैसे एग्जांपल में दिल्ली है ना, तो यहां पर इस सेंटर में लीड कौन कर रहे थे, सबसे पहले आपको यह जानना होगा। तो जैसे यहां पर लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। दूसरा आपको याद रखना होगा कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 11 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। तीसरा याद रखना होगा कि यहाँ पर जो रिवोल्ट था उसे अंग्रेजों की तरफ से कौन हैंडल कर रहा था, तो वो था निकोलसन और हुडसन। और लास्टली ये याद रखना होगा कि ये खत्म कब हुआ, तो ये दिल्ली वाला खत्म हुआ था 20 सितंबर 1857। तो ये पूरा का पूरा मैंने लिस्ट बना रखा है, जहां जहां पर मेजर सेंटर था, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर यानी आरा, फरीदाबाद, बरेली, पूरा लिस्ट मैंने तैयार कर रखा है। अगर आप चाहते हो इस लिस्ट को यानी इस क्लास के पूरे पीडीएफ को फ्रीली डाउनलोड करना, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षाकार नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सवाल है फाइनल रिजल्ट हुआ क्या, तो फाइनल रिजल्ट यही हुआ कि हम लोग हार गए। कारण था सबसे पहला तो जमींदार यानी लैंड लॉर्ड्स और जो एडुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेजों के साथ हो गए। दूसरा पंजाब, गोरखा और मद्रास ये अंग्रेजों के साथ थे। तीसरा क्यों थे सब बताऊंगा। तीसरा देखो, हमारे पास कह सकते हो कि ना 2G सिम और अंग्रेजों के पास 4G सिम, यानी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी था वो ओल्ड था और अंग्रेजों के पास लेटेस्ट एनफील्ड राइफल। तो इन सभी कारणों से हम लोग हार गए। इसके अलावा बोल सकते हो कोई प्लानिंग नहीं था, कोई बेहतर प्लानिंग नहीं था, कोई अच्छा लीडर नहीं था और एक डेट में हर जगह स्टार्ट नहीं हुआ क्या, मेरठ वाले कुछ ज्यादा उतावले हो गए थे, वो पहले ही रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए। जबकि अगर एक डेट में हर जगह रिवोल्ट शुरू हुआ होता तो खुद अंग्रेज परेशान हो जाते और हार जाते। तो ये सब कारण था। इसमें सवाल है कि ना लैंडलॉर्ड्स और पढ़े लिखे लोग साथ क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जमींदार बने कैसे, उनके पास पावर आया कैसे, अंग्रेजों के जमींदारी व्यवस्था की वजह से, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। पंजाब, गोरखा और मद्रास के चक्कर ये था कि गोरखाओं का साथ तो नेपाल के साथ अंग्रेजों का डील था, गोरखा के साथ प्रॉमिस था कि गोरखा मदद करेंगे ही, नहीं करते हैं तो नेपाल में अटैक हो जाता है। मद्रास और पंजाब को ये समझा दिया गया था कि ये युद्ध मुगलों का है, आप सभी उसे मारो नहीं तो वो मुगल आप पर अटैक कर देंगे इस युद्ध को जीतने के बाद और धर्म परिवर्तन करवाएंगे।
यानी यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पूरा इस्तेमाल किया है अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से हम लोग हार गए। लेकिन अलग बात है हारे, लेकिन सर रिजल्ट हार के अलावा बहुत कुछ हुआ। क्या? सबसे पहला तो भारत में यूनिटी बढ़ा, यूनिटी बढ़ा। दूसरा, नेशनलाइजेशन, यानी राष्ट्रवाद का विचार आया। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इस रिवोल्ट की वजह से ये सब तो फायदा हुआ ही, लेकिन कुछ और भी घटना हुआ, जैसे मुगल एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। कंपनी हर चीज पूरे अपने हाथ में ले ली थी। अंग्रेजों के मन में इतना खौफ बैठा कि ये जो कंपनी थी EIC, उसी का रिवोल्ट, उसी के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने EIC को ही बैन कर दिया भारत में, और खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत पर रूल करने लगी। तो आप बोल सकते हो कि अंग्रेजों के मन में दहशत काफी फैल गया था इस रिवोल्ट से। तो अल्टीमेटली पूरी तरीके से हम लोग देखा जाएगा इस रिवोल्ट को, तो हमें फायदा भी काफी हुआ है। अलग बात हार गए, लेकिन फायदा बहुत हुआ है। तो ये टोटल कहानी था कि इस रिवोल्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहां पर एक चीज स्टार्ट होता है, अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट के बाद से ही भारत में डिवाइड एंड रूल के फिलोसफी को अपनाया। अंग्रेज क्या किए, रिवोल्ट खत्म होते ही मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने लगे और हिंदुओं को प्रेफरेंस देने लगे। इससे क्या होगा, मुस्लिम जलेंगे हिंदू से, जेलसी का भावना आएगा और दोनों में आपस में नफरत पैदा होगा। फिर बाद में आगे जाकर अंग्रेज उल्टा कर दिए, पासा पलट दिए, मुस्लिम लीग बनवाए अंग्रेज, और या बाद में मुस्लिमों को वैल्यू देने लगे और हिंदुओं को वैल्यू देना खत्म कर दिए, ताकि अब हिंदुओं के मन में जुल्म का भावना आए और आपस में झगड़े। तो ये जो डिवाइड एंड रूल का फिलोसफी अंग्रेज इसी 1857 में स्टार्ट किए थे। और विडंबना ये है कि आज तक इस फिलोसफी की वजह से भारत धड़क रहा है, दहक रहा है। भारत में आज तक जो समस्या है उसके पीछे ये हिंदू मुस्लिम के आपस का जो झगड़ा है, उसे हमेशा लगातार राजनीतिक कारणों से हवा दिया जाता है। तो ये था गाइज टोटल 1857 के रिवोल्ट का कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन पर डाल देना, रिप्लाई जरूर से मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जितने भी इस क्लास के PDF हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा, आपको फ्रीली PDF वहाँ पर मिल जाने हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेसन को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक फीडबैक कर दीजिएगा और बाकी डिटेल्स ये रहा आपके सामने।